हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मोहित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फिजिक्स पोडियम पर। यहां हम फिजिक्स पोडियम पर, जैसे कि नाम से ही आपको लगा है कि भाई फिजिक्स की अच्छी अच्छी बातें होने वाली है। मैं 11th 12th IIT जेई और नीट की IIT जेई और नीट की फिजिक्स की पूरी चर्चा यहां करने वाला हूं। आज पहला लेक्चर मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर। पहला लेक्चर जो है हमारा वो होगा EMI चैप्टर NCERT का 6th चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले तो बात ये हुई कि भाई इस चैप्टर को पढ़ना क्यों है, ये चैप्टर है क्या, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक बात इसको हम पहले देख लेते हैं कि देखो हम बात करने वाले हैं EMI की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये इस चैप्टर का नाम है जो कि NCERT का 6th चैप्टर है। इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करेंगे और इस चैप्टर पर बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में काम में आते हैं, जैसे कि आपने ट्रांसफार्मर का नाम तो जरूर सुना होगा। अरे भाई देखा भी होगा, अपने घर के पास ही देखो एक पोल पर ट्रांसफार्मर लगा होगा। या फिर आपने अपने अडेप्टर को, जो कि मोबाइल चार्ज करने का आता है, कभी ना कभी तो वो टूट गया होगा और उसको खोल के जब देखा होगा आपने तो उसमें एक छोटी सी मशीन लगी होती है, बहुत सारे तार लपेटे होते हैं, वो होता है ट्रांसफार्मर। ऐसे ही जब हम सुबह ऊपर पानी की टंकी में पानी चढ़ाते हैं तो मोटर चालू करते हैं, मोटर मैकेनिकल वर्क करती है और मैकेनिकल वर्क्स को, इलेक्ट्रिकल वर्क को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, वो भी EMI पर ही बेस्ड है। ऐसे ही एक जनरेटर, जब हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो मम्मी बोलती है पापा को, जाइए जनरेटर ऑन करके आइए। अब जिसके घर में जनरेटर है उसकी बात कर रहा हूं। अब हमारे घर में तो जनरेटर नहीं है तो हमको तो वेट करना पड़ता है कि भाई लाइट कब आएगी कब आएगी। लेकिन जिसके घर में जनरेटर है वो बोलेंगे जाइए जी जनरेटर चालू करके आइए, और जब जनरेटर चालू होता है तो हमारे घर में लाइट आ जाती है। ये जैसे कि शादियों में जनरेटर लगा होता है तो जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है। लेकिन ये सब होता कैसे है, देखा तो हमने सबने है कि भाई ऐसी चीज होती है, मोटर होता है, DC मोटर होती है, इंडक्शन मोटर होती है, साथ में AC जनरेटर होता है जो कि AC करंट या वोल्टेज जनरेट करता है। लेकिन ये सब काम कैसे करते हैं, इन सब के काम को समझने के लिए कि इन सब का प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करते हैं, इनको समझने के लिए सबसे पहले हमको EMI के बेसिक प्रिंसिपल को समझना पड़ेगा। और उसके लिए ये है कि भाई देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर के जो जनक हैं, या फिर मैं बात करूं कि डायरेक्टर, कि इस चैप्टर के, इस मूवी के डायरेक्टर साहब कौन से हैं भाई। इस मूवी के डायरेक्टर है फेराडे, और फेराडे के जो सह डायरेक्टर हैं उसको बोलेंगे हम लेंज। हम जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो एकदम मूवी टाइप में पढ़ेंगे कि यार क्या है चीजें ये। इन सबको समझने के लिए हमें बेसिक लाइफ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स में फील जरूरी है, रट्टेबाजी जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई रटने वालों का नीट और IIT नहीं निकलता। यहां पर फेराडे और लेंज इसके डायरेक्टर हैं, फेराडे डायरेक्टर हैं, लेंज इसके सह डायरेक्टर हैं। उसके बाद में अगर हम इसमें हीरो की बात करें कि भाई इस चैप्टर का हीरो कौन होने वाला है, तो इस चैप्टर का हीरो होने वाला है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की ही। आगे जाके वैसे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इस चैप्टर की जान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जान बन जाएगा। तो इसको हमें ढंग से समझना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। उसके बाद में कुछ ना कुछ, अगर हीरो है तो हीरोइन भी होगी भाई, हीरो है तो हीरोइन भी होगी। और इस चैप्टर की जो हीरोइन है हम बोलेंगे उसको EMF या फिर करंट। क्या बोलेंगे, EMF या करंट। हम इसमें हीरोइन की बात करेंगे। कुछ साइड कलाकार भी हैं, साइड एक्टर्स भी हैं। इसमें हम साइड एक्टर्स की बात करेंगे L और M की, जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद में कुछ विलेन भी आएगा, क्योंकि बिना विलन के मूवी अच्छी नहीं लगती मेरे भाई। तो यहां पर जो विलन है उसको बोलेंगे एडी करंट, एडी करंट। एडी करंट इस चैप्टर में विलन का काम करता है। ओके, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम जो बात समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। लेकिन सबसे पहले तो ये बात करना जरूरी है कि इस चैप्टर को इसने बनाया कैसे। फेराडे के दिमाग में ये उपज कहां से आई कि भाई EMI जैसी कोई चीज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसी कोई चीज होती है। अब उसको समझने के लिए पहले हमें पिछले वाले जो चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा परफॉर्मेंस जानना पड़ेगा कि वहां हमने क्या पढ़ा है। देखो यार, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर पढ़ा जाता है, जो कि NCERT का 4था और 5वां चैप्टर है, 4th and 5th चैप्टर। उसमें हमने एक ओरस्टेड बाबा की कहानी सुनी थी। ऑस्टेड बाबा ने यह बोला था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर के पास, मतलब जैसे कि मान लो ये एक करंट कैरिंग वायर है,
इसमें आई करंट फ्लो हो रही है। इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसका मतलब करंट ने किसको जनरेट कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड को। किसको जनरेट कर दिया? करंट ने मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर दिया। तो भाई फेराडे ने बोला, या फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब इनकी बात सुनी, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो जब इनकी बात सुनी तो बहुत सारे साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात चलने लगी कि भाई हमारी जो नेचर है वो तो सिमेट्री पर बेस्ड है, हमारी जो नेचर है वो सिमेट्री पर बेस्ड है। सिमेट्री का मतलब जानते हो? तो सिमेट्री पर बेस्ड है, इसका मतलब अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो भाई ऐसा पक्का पक्का होगा कि मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या जनरेट हो रही होगी? करंट जनरेट हो रही होगी। अरे भाई, अगर करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा तो फिर इन साइंटिस्ट ने सोचा, बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा भी संभव हो सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से करंट जनरेट हो रखी हो, कि भाई अगर आई से बी बन रही है तो बी से आई भी तो बन सकती है ना यार। तो इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की और फेराडे को उसमें सफलता मिली। फेराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ समझेंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने क्या रिजल्ट निकाला। तो फेराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट उसने निकाला कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या डेवलप हो जाती है? करंट डेवलप हो जाती है। मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड तो डेवलप हो ही रही थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से क्या डेवलप हो रही है? करंट डेवलप हो रही है। और इसी को बोलते हैं EMI, कि जब कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता है वहां पर करंट डेवलप हो जाती है, इसी को बोलते हैं EMI। हम इस चीज को ढंग से समझेंगे आगे। बस एक बेसिक बात बताई है मैंने कि इससे भी क्या डेवलप हो जाती है? करंट डेवलप हो सकती है। तो ये बात फेराडे ने बताई थी, जो कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड थी। इसीलिए हम इस पूरी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपने नाम सुना होगा, आपकी एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है उसका नाम ही ये है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट बन सकता है और मैग्नेट से करंट बन सकती है। तो आपको बेसिक बात समझ में आ गई होगी कि भाई ये दोनों चीजें लिंक है, मैग्नेट करंट से लिंक है और करंट मैग्नेट से लिंक है। बात समझ में आई मेरे भाई? ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पहली टॉपिक जो इस चैप्टर का है, हीरो की बात में बात करते हैं। डायरेक्टर की बात कर ली कि डायरेक्टर ने चैप्टर बना दिया, उसके बाद में हम हीरो की बात करते हैं, क्योंकि आगे जाके बेसिकली काम किसका है? हीरो का ही है, क्योंकि आगे जाके इस चैप्टर की जान कौन बनने वाला है? हीरो बनने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ है भाई? कि बस हमको तो ये बता दो कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। उसको जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि फ्लक्स क्या होता है। अब जिसने मैग्नेटिज्म पढ़ा है, जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, वहीं पे हम फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फ्लक्स क्या होता है? जैसे कि मान लो मेरे पास ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। मान लेते हैं इधर से हवा जा रही है, इस डायरेक्शन से हवा आ रही है और इस डायरेक्शन में हवा जा रही है, टर, ठीक है। इस डायरेक्शन में हवा जा रही है, ओके, इस डायरेक्शन में हवा जा रही है। मैंने इसको बीच में रख दिया। अब जब बीच में रख दूंगा तो क्या हवा का कुछ पार्ट इसमें से भी जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? जाएगा, जाएगा ना यार? हाँ बिल्कुल जाएगा। तो इसमें से भी कुछ पार्ट हवा का जाएगा, और जब हवा का कुछ पार्ट इसमें से जाएगा तो मैं बोलूंगा हवा का फ्लक्स जा रहा है। मान लो इसमें से मैं यहां से चल के इसमें से निकल जाऊं बाहर, तो तुम बोलोगे मोहित सर का फ्लक्स जा रहा है, ओके। अगर इसमें से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरे, इधर से निकल के इधर से निकल जाए, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स। और अगर यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जाएगी तो मैं बोलूंगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स। जब भी किसी क्रॉस सेक्शन में से कुछ गुजरता है तो उसको बोलते हैं फ्लक्स गुजर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही है तो उसको बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किसी क्रॉस सेक्शन में से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ही क्या बताता है? फ्लक्स बताता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर इस डायरेक्शन में मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया। मान लेते हैं इस डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक क्रॉस सेक्शन एरिया रख दिया, ये रहा। ये मैंने एक लूप बना दिया और बोल दिया कि ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इस लूप का ये जो लूप है, इसका कोई ना कोई, इस लूप का जो ये लूप के एक्सिस की लाइन है। अब ये जो लूप रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है तिरछा, तो इस लूप ने इस बी के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया है ना मेरे भाई, कुछ ना कुछ तो एंगल बनाया है। ये रहा वो एंगल। लेकिन सर हमें इस एंगल की बात नहीं करनी होती है, हमें यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात करनी होती है। एरिया वेक्टर क्या होता है? किसी भी क्रॉस सेक्शन की, जैसे कि मान लो ये बोर्ड है, तो अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करना चाहूँ तो बोर्ड के परपेंडिकुलर आएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। तो सर यहाँ पर इस कॉइल का, ये एक कॉइल है, ठीक है, एक रिंग है, कॉइल है या एक रिंग है या एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। इसका अगर मैं इसका एरिया वेक्टर लूँ तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर। इसके परपेंडिकुलर जो आएगा वो आएगा इसका एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर इसके एरिया वेक्टर ने बी वेक्टर के साथ जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं थीटा।
ए व बी के बीच में बनने वाला एंगल। तो यहां पर जो थीटा है वो है एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल। ओके, यहां पर बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया वेक्टर। तो यहां पर अगर हम फ्लक्स की बात करना चाहें तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लक्स होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो मेरे पास आता है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा जो है वो होता है ई और ए के बीच का एंगल। वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए हम बोलेंगे कि सर मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है। तो हम लिंक करना सीखेंगे, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है भाई यहाँ पर, और डॉट प्रोडक्ट को जो ओपन करते हैं तो होता है ए बी कॉस थीटा। तो वैसे ही यहाँ पर हम लिख देंगे बी इंटू ए कॉस थीटा। ये आ गया मेरे पास फ्लक्स। ठीक है। अच्छा सर, यहां पर आपने एक कॉइल रखी तो इसमें से फ्लक्स जा रहा है पी ए कॉस थीटा। अगर मैं यहां पर 2 कॉइल रख देता तो आप बोलते सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर मैं यहां पर 3 कॉइल रख देता तो आप बोलते कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अगर मैं यहां पे n नंबर ऑफ कॉइल्स रख देता, या फिर मैं इसी कॉइल में n फेरे बना देता, n टर्न्स बना देता, तो आप बोलते कि सर इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर n देन फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स जो होगा इससे जाने वाला वो हो जाएगा n b a cos phi। बात समझ में आई? तो ये इससे जाने वाला नेट फ्लक्स है। अब बात करें कि सर ये जो नेट फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी, तो याद रखना भाई यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और जब डॉट प्रोडक्ट होता है 2 वेक्टर्स का, जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो स्केलर क्वांटिटी निकल के आती है। तो यहाँ पर ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं इसके यूनिट्स की बात करूँ कि इसकी यूनिट्स क्या होती है, तो बी की यूनिट होती है न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर, और इसी को बोलते हैं वेबर, WB वेबर। एक और इसकी सीजीएस यूनिट भी होती है, और सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है मैक्सवेल, MAXEELL। याद रखना, एक मैक्सवेल जो होता है वो 10⁻⁸ वेबर के इक्वल होता है। ओके, तो ये बात हमने कर ली, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझ लिया। अब हम कुछ केसेस की बात करने वाले हैं इसमें कि सर इसमें कुछ केसेस क्या बनते हैं। मैंने बोला केस नंबर 1, अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया इस डायरेक्शन में, ओके, और कोयल को रखा इस डायरेक्शन में। एक बात बताओ, ये मेरे पास कोयल रखी हुई है, मेरे पास रिंग रखी हुई है। अगर मैं इस रिंग का एरिया वेक्टर निकालना चाहूं तो एरिया वेक्टर हमेशा रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर होगा। अब बताओ यहाँ पर ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। अगर मैं यहाँ से फ्लक्स निकालना चाहूं तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी इंटू ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू ए। तो याद रखना यहाँ पर मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है। देखो इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास ये एससी वर्मा की बुक है। अगर मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, और अगर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रख दिया, और जब पैरेलल रख दिया तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स तभी डिफाइन होता है जब फील्ड लाइंस इस प्लेन को या इस लूप को काट कर जाए। जैसे कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है तो ऐसे काट के जानी चाहिए। अब हमको पता है यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूमेगी तो नहीं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल चली गई, और जब इसके पैरेलल चली गई तो भाई क्या इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरी, नहीं गई, तो फिर फ्लक्स कितना हो गया, 0। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको धीरे धीरे घुमाने लग जाऊं, तो अगर मैं इसको धीरे धीरे घुमाऊंगा, क्या इसमें से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, क्या उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर है। इस कॉइल का एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। बता ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 0 डिग्री। क्या इस टाइम पर इसको छेद करके धाएं बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, तो मैं बोलूँगा मैक्सिमम फ्लक्स जा रहा है। जैसे कि अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो फ्लक्स की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लग जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है। जब मैं सही में घुमाऊंगा, मान लो ऐसे ले आया, तो यहाँ पर आने के बाद में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पैरेलल चली गई, और पैरेलल चलेगी तो कोई भी इसको छेद करके नहीं गई, मतलब इसका फ्लक्स 0 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूँ कि मान लो मैंने मेरी कॉइल को ऐसे रख दिया, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर था, बताओ इसका ए वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। बताओ यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
अब बताओ यहाँ पे अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो क्या फ्लक्स आएगा, मिनिमम फ्लक्स आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा b इंटू ए इंटू 0, तो फ्लक्स कितना हो गया 0। तो सर यहाँ पर हमने फ्लक्स की बात करना सीख ली है कि फ्लक्स क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से उसको रिलेट किया, क्योंकि हमें फ्लक्स समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको फ्लक्स समझ में नहीं आएगा तो आगे का चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। देखो यहाँ पर कुछ केसेस देखते हैं, यहाँ पर मैं कुछ केसेस की बात करने वाला हूँ, यहाँ पर कुछ केसेस की बात करते हैं। देखो यार, कुछ केसेस की बात करते हैं, जो दिखता है वो होता नहीं है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जीरो फ्लक्स की, जीरो फ्लक्स के केसेस। अब जीरो फ्लक्स के केसेस कैसे, जिसकी मान लो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, मान लो मैंने कोई कोयल रख दी, ओके, इस कोयल का एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, और बी वेक्टर भी किस डायरेक्शन में है, मान लो इस डायरेक्शन में है। बताओ यहाँ पर एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो क्या मैक्सिमम फील्ड लाइंस इसको पास करके जा रही है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा कि नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा भाई। और कितना आएगा फ्लक्स, फ्लक्स आएगा b इंटू ए, मैक्सिमम फ्लक्स आएगा। तो सर इसमें से फ्लक्स जा रहा है जो कि मैक्सिमम है। अब अगर मैं यही एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि सर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लूप ली, एक सोलेनोइड ली, और उस सोलेनोइड के सामने एक मैग्नेट रख दी, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का और ये साउथ पोल। हमको पता है कि मैग्नेट की नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है और साउथ से एंटर करती है, तो साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही होगी और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही होगी, ओके। और फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का किसी क्रॉस सेक्शन में से गुजरना, पास होना, उसी को बोलते हैं फ्लक्स। तो यहां पर क्या ये फील्ड लाइंस इसको पास करके नहीं जा रही है, तो यहां पर फ्लक्स जा रहा है। तो मैं बोलूंगा क्या इस कोयल में से फ्लक्स जा रहा है, तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल जा रहा है मास्टर, यहां तो फ्लक्स जा रहा है। तो यहां पे फ्लक्स कितना है, नॉन जीरो है। अच्छा एक बात बताओ, ये फ्लक्स नॉन जीरो तो है, लेकिन क्या ये फ्लक्स चेंज हो रहा है? मैंने बोला ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है। पहले 3 लाइनें निकल रही थी, अभी भी तो 3 लाइनें निकलेगी ना। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसको यहां पर रखता हूं, इसको यहां पर रखता हूं, क्या इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस का नंबर 3 ही है? अभी तो 3 ही फील्ड लाइंस जा रही है। तो सर यहां पर फ्लक्स जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ये जो फ्लक्स है ना वो कांस्टेंट है। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो बताइए यहाँ पर फ्लक्स में चेंज कितना होगा, 0। कि सर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, फ्लक्स पहली बात तो नॉन जीरो है, मतलब फ्लक्स पक्का गुजर रहा है, फील्ड लाइंस गुजर रही है, और फील्ड लाइंस गुजर रही है लेकिन सर नंबर सेम है फील्ड लाइंस का, तो यहाँ पर फ्लक्स में चेंज कितना होगा, 0। फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर इसी सोलेनोइड के पास में एक मैग्नेट रखी, इसका मैग्नेट का नॉर्थ इधर, साउथ इधर। हमको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी और साउथ पोल में आके एंटर करेगी। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, क्या इसमें से जाके पास होगी, इस कोयल में से जाके पास होगी। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही होगी, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं बताओ यहाँ पर फ्लक्स 0 है कि नॉन जीरो है, तुम बोलोगे कि अरे नहीं सर फ्लक्स तो नॉन जीरो है। नॉन जीरो क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस जा रही है, मतलब क्या जा रहा है, फ्लक्स जा रहा है। अच्छा यहाँ पर फ्लक्स जा रहा है, अगर मैं तुमसे बोलूं कि सर ये जो फील्ड मैग्नेट है ना, मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, तो ये जो 2 लाइंस थी ये पहले तो नहीं जा रही थी इसमें से, लेकिन जब जैसे ही मैं इसको पास में लेके आऊंगा, क्या ये फील्ड लाइंस में इसमें से जाने लगेगी? इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब इंक्रीज हो रहा है तो बताइए यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो फ्लक्स में चेंज 0 है कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। देखो बेसिक सी बात है, अगर फील्ड लाइंस जाएगी मतलब फ्लक्स जाएगा। तीनों केसेस में फील्ड लाइंस पास हो रही थी क्रॉस सेक्शन एरिया से, तो फ्लक्स जा रहा था। यहाँ पर मैंने बोला कि ये रेस्ट पर है, और जब रेस्ट पर है तो इन लूप से जाने वाली फील्ड लाइंस भी कांस्टेंट रहेगी, तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। 0 तो नहीं रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, लेकिन कांस्टेंट रहेगा। और जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो फ्लक्स में चेंज कितना, नॉन जीरो। फ्लक्स में चेंज कितना, 0। यहाँ पर इस मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आ रहा हूं, और जब मैग्नेट को पास लेकर आऊंगा तो जाने वाली फील्ड लाइंस का नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि पास आ रही है। तो इससे जो फील्ड लाइंस पहले इससे जा रही थी, मान लो जैसे मैं इसको पास लेकर आया तो ये फील्ड लाइंस इसमें से पास होने लगेगी, और जब पास होने लगेगी तो मैं क्या बोलूंगा कि सर यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है यार। और जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स का मतलब होता है जाने वाली फील्ड लाइंस का नंबर। तो यहाँ पे अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज क्या है, नॉन जीरो। अब देखना इसको बारे में बताना, इसमें क्या होगा।
मैंने एक एग्जाम्पल नंबर 4 लिया। एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मेरे पास एक वायर है और वायर के चारों तरफ मेरे पास ये रिंग है, इस रिंग को मैंने निकाला और इसमें डाल दिया। तो सर यहाँ पर मैंने एक रिंग डाल दी इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस वायर के चारों तरफ एक रिंग डाल दी और तुमसे पूछूंगा बताओ इसमें से फ्लक्स जो है, इस रिंग में से जो फ्लक्स जा रहा है वो जीरो है या नॉन जीरो है। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें तो फ्लक्स जा रहा है ना सर, देखो करंट जा रही है। देखो यार भाई, करंट जा रही है और करंट की वजह से एक रूल होता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से हम लोग करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो सर करंट की तरफ थंब, और जो हमारी फिंगर्स होती है ना, हमारी जो फिंगर्स होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताती है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे होगी इसके चारों तरफ। तो सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो सर आपने इस लूप को ऐसे ही रखा है, ऐसे ही रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी ही है। इसका मतलब इस तार की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे होगी, ऐसे होगी। तो बताओ क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी है और लूप भी आपने ऐसे ही रखा है? क्या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको छेद करके जा रही है? क्या इसमें से इसको फाड़ के निकल रही है? नहीं निकल रही। और जब फाड़ के नहीं निकलेगी, पैरेलल है, इसका मतलब लूप के पैरेलल है। और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप के पैरेलल है, उसमें से गुजर ही नहीं रही, तो मैं क्या बोलूंगा? सर लूप में से कोई फ्लक्स नहीं जा रहा क्योंकि कोई फील्ड लाइंस उसमें से पास नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो फ्लक्स रहेगा वो क्या रहेगा? जीरो रहेगा, नॉन जीरो तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ फ्लक्स की बात की थी हमने, ये कुछ फ्लक्स की बात की, बेसिक बातें थी फ्लक्स की। जिसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स अच्छे से पढ़ा है उसको पता है कि फ्लक्स क्या होता है, और पूरी बात मैंने समझा दी है। यहाँ पर कुछ केसेस की बात, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाया कि सर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लूप को ऐसे रख दिया और आपसे बोला कि लूप का जो प्लेन है वो बी के साथ, बी वेक्टर के साथ, ये बी वेक्टर इधर, बी वेक्टर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। वैसे लग नहीं रहा 30 डिग्री का, लेकिन हाँ ठीक है 30 का मान लीजिए कि 30 का एंगल बना रहा है। तो बताओ अगर मैं इस लूप की रेडियस मान लूँ r और मैग्नेटिक फील्ड है B, तो बताओ इसमें से कितना फ्लक्स जाएगा? इस लूप में से फाइंड आउट फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप, इस लूप में से कितना फ्लक्स जाएगा। अब देखो फ्लक्स की बात क्या होती है सर, फ्लक्स जो होता है ना वो होता है b इंटू ए कॉस थीटा। और जो थीटा जो एंगल होता है ना, थीटा कौन सा एंगल होता है? थीटा ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का एंगल। यहां पर हम ए वेक्टर और बीच का एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं, लेकिन यहां पर एंगल किसका दिया हुआ है भाई? कोयल के प्लेन का बी वेक्टर के साथ एंगल दिया हुआ है। तो बताओ इस कोयल का ए वेक्टर कहाँ होगा? इस डायरेक्शन में होगा। और जब 30 डिग्री ये एंगल, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब तेरे को एंगल मिल गया कि थीटा कितना है? 60 डिग्री। तेरे पास एरिया, सर एरिया क्या नहीं होगा? अरे भाई सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पे सर्कुलर लूप का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं फाई इज इक्वल टू बी इंटू एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हो जाएगा b इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। मेरे पास फ्लक्स आ गया, और फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो होती है वेबर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा वेबर WB, ओके। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं, जनरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि मान लो आपको एरिया वेक्टर दे दिया कि 2ik प्लस 3jk प्लस 2kk मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया वेक्टर दे दिया। इसी के साथ अगर आपको बी वेक्टर भी दे दे कि बी वेक्टर दे दिया भाई 2ik माइनस 3kk, ये दे दिया टेस्ला। बी वेक्टर की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला। मेरे को पूछा है कि फ्लक्स बता दो कि फ्लक्स कितना निकलेगा। अरे भाई फ्लक्स के हुआ है बी फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप मैग्नेटिक फील्ड को एरिया वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या आ जाएगा? फ्लक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं बी को ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करने वाला हूँ। अब बी की वैल्यू देखो यार, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, और के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 2 के साथ, तो 2 इंटू 2। ये -3 जे के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि जे के साथ होता है, के साथ होता है, तो ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -3 इंटू 2। ये माइनस किसके साथ था? किसके साथ था? -3 के साथ। तो हो जाएगा 4 - 6 -2 वेबर। तो यहाँ पर मेरे पास फ्लक्स मैंने निकाल लिया
-2 वेबर। ठीक है, आई होप कि आपको फ्लक्स की बातें समझ में आई होगी। अगले टर्न पर हम फ्लक्स के ही कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि नीट और जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट और जेई में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे हम अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।